नमस्कार। आज कृषि जागरण में एक स्पेशल गेस्ट है। उनका नाम है विनोद कुमार गौर। इनका स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? एक बहुत दूर उत्तराखंड एक छोटा सा विलेज है, वहां से इन्होंने पढ़ाई करके आगे बढ़कर आज इंडिया का एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का सीएमडी, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था। उस टाइम उन्होंने उसका सीएमडी बन के उनको कैसे चेंज किया। हम सोच रहा था ये सीएमडी बन के बहुत कुछ काम इन्होंने किया है, उसके पहले भी किया है, लेकिन इनका लाइफ है ये बहुत रोमांटिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम गढ़वाल से शुरू होते हैं। हम इनका बारे में थोड़ा इनका बचपन से जानते आगे बढ़ते आएंगे। विनोद सर, वेलकम। नमस्कार। विनोद सर, हमें ये अच्छा लग रहा है, ऐसी आपको बहुत बार हमने सुना है, पढ़ा है, सब कुछ है। आपका स्टोरी एक लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपका पेरेंट्स क्या करता था? मेरे फादर जो है, जब मैं पैदा हुआ तो वो एक प्राइमरी में पहले शिक्षक थे। ओके। प्राइमरी स्कूल में उस समय जो है लोग 8वीं करने के बाद 7th और 8th स्टैंडर्ड, उसके बाद जनरली वहाँ पे वो अध्यापक लग जाते थे प्राइमरी स्कूल में। तो एग्जैक्टली मेरे फादर ने भी वही काम किया। मेरे जो दादाजी थे वो पटवारी थे उस समय। तो उत्तराखंड में जो रेवेन्यू जो पटवारी होते हैं उन्हीं को पुलिस पावर भी होती है। तो मेरे दादाजी ने जब मेरे फादर जो है 7th किया तो वहाँ पे उनको प्राइमरी स्कूल में लगा दिया था। और मेरे फादर जो है प्राइमरी में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने भी अपनी स्टडी शुरू की एंड वो फिर ही रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ इंटर कॉलेज प्राइमरी से। तो मेरा जो जब जन्म हुआ उस समय वो प्राइमरी स्कूल में थे और मैं भी गांव में ही पैदा हुआ फिर उस समय। और बेसिकली हम लोग खेती करते थे गांव में। मेरे फादर की शादी तो बहुत छोटे में हो गई थी, क्योंकि मेरी दादी जो है उनकी डेथ जो है बहुत पहले हो गई थी। तो मेरी मदर जो है 11 साल की थी और मेरे फादर 5th क्लास में पढ़ते थे उस समय। सो दे गॉट मैरिज, क्योंकि मेरी दादी खत्म हो गई तो परिवार को कौन देगा। तो मेरी माँ जो है फिर 11वें साल में जब शादी हुई तो वो हमारी खेती वेती साथ देखने का काम करने लगी। और मेरे पिताजी जो है 7th के बाद वो टीचर लग गए थे। तो हम लोग जो है फिर मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में, मेरे बाद एक बहन है और फिर 3 छोटे भाई, तो 4 भाई और एक बहन है। आप 4 लोग थे। आप तो पढ़ाई उसी इलाका में किया आपने? हाँ, मेरे पिताजी फिर उसके बाद, जैसे मैंने आपसे कहा, जब मैं 3-4 साल का हुआ तो मेरे पिताजी ने उस समय तक बीए कर लिया था। 7th के बाद वो फिर उन्होंने 12th किया। वो प्राइमरी स्कूल छोड़ के वो 12th करने आए। फिर वो जो है उन्होंने बीए किया। बीए के बाद वो जो है फिर उन्होंने अपना एमए किया। तो जब मैं 3-4 साल का था तो वो एक बड़खेत करके वहीं पहाड़ में एक इंटर कॉलेज था, वहाँ पे वो इंग्लिश के टीचर लगे। उन्हें एमए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से किया था, 2 सब्जेक्ट में। तो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और मतलब टीचिंग में चले गए थे। तो मैं फिर जब मैं 4 साल का था तो मैं उनके साथ फिर वहाँ चला गया अपने फादर के साथ। तो वहाँ हमारे टाइम पे वो कच्ची एक पक्की एक होती थी, फिर एक के बाद फिर 2। तो मैंने वहाँ पे पिताजी के साथ जो है तीसरी क्लास तक वहाँ बड़खेत में पढ़ा। आप हमेशा उनके साथ उनके हाँ, स्कूल में पढ़ाई की? उनके मतलब प्राइमरी में तो वो दूसरी स्कूल थी, लेकिन जैसे उसके बाद 5th में मैंने वहीं हल्दूकाल में किया। 6th में पिताजी के स्कूल में आ गया। तो आपको कोई याद आ रही है? आपको बचपन में बहुत दोस्त लोग होंगे जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, ऐसे कोई लोग है अभी भी आपके दिल में आ रहे? दोस्त तो बहुत थे उस समय अभी भी, क्योंकि पहाड़ में क्या था कि कोई साधन तो नहीं थे बाहर जाने के। तो स्कूल वाले जो भी थे मेरे दोस्त जो थे, जब प्राइमरी में या जो हाई स्कूल वगैरह में, तो वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इतना पहुंच नहीं पाया। ज़्यादातर लोग तो, कई दोस्त तो अभी गांव में नरेगा में भी काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर दोस्त जो है वो फौज में वगैरह निकल गए थे जो हाई स्कूल वगैरह थे। और मैक्सिमम जो दोस्त हैं तो जो अच्छा से अच्छा रहा तो टीचर वगैरह बन गया। ये दोस्त लोग बीच में आप लोग बचपन में क्या करते रहते?
फिर स्कूल में क्या खेलता था, क्या करता था, कैसे मजा करता? बेसिकली हमारा जो बचपन था, देखो जो मेरा, जब हम गांव में रहते थे, तो ये जो जैसे मैं, बवानी गांव था मेरा, हजूरपाल से करीब 3 किलोमीटर दूर है। तो शुरुआत हमने जैसे फोर्थ में मैं यहाँ आ गया था, तो प्राइमरी उसमें उस समय ना कन्या विद्यालय होता था, तो उसमें वो नाम कन्या विद्यालय था लेकिन कोएड था मतलब। तो मेरा जो है फोर्थ क्लास में मैं अपने बवानी गांव से अपना हल्दूपाल के कन्या विद्यालय में आया, और फोर्थ और फिफ्थ वहाँ किया। तो हमारे जो साथी थे, हम लोग पहले पैदल आते थे, यहाँ आए तो उस समय गुरु जी के लिए जो है हाथ में जो है एक लकड़ी लेके आते थे हम लोग। तो सारे विद्यार्थी एक एक लकड़ी वहाँ जमा करते, तो गुरु जी का खाना उससे बनता था। और क्योंकि पानी दूर होता था, तो गुरु जी के लिए जो है पानी भी रखते थे हम लोग। तो जैसे हम बाल्टी होती थी, तो दूर से कम से कम आधे किलोमीटर दूर से पानी लाना होता था, तो 2 आदमी बीच में बाल्टी पकड़ के कंधे पे हम लाते थे। और जो लड़कियां होते थे वो गुरु जी के लिए खाना बना के बर्तन वर्तन धोना, तो ऐसे आते थे। तो एक तो हमारा ये होता था। वापस जाते हो फिर घर के लिए पानी का 5 लीटर की एक जर्किन होती, तो घर के लिए पानी ले जाते थे। मैं ही पूछना चाहता था, आप लोग का एक मिक्स्ड स्कूल था 5th स्टैंडर्ड में। हाँ। अच्छा, ऐसे कुछ फीलिंग होगी या ये लड़की अच्छा है, हम कुछ बातचीत करते रहते हैं, अभी कोई रोमांटिक फीलिंग्स कुछ हो गया क्या? नहीं, गाँव में ये तो बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन होती थी। तो हाई स्कूल वगैरह में मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है। और जनरली क्या होता है कि जो स्कूल होता है वो एडजॉइनिंग विलेजेस का होता है, तो उसके बाहर ही आप जो है ज़्यादातर शादियाँ होती थी। विद इन स्कूल बहुत कम, मतलब उस टाइम हमारे टाइम पे ये रोमांस और ये तो बहुत रिमोट था, और सोशल टैबूज इतने थे कि भाई इस फील्ड में जाना नहीं। और पर्टिकुलरली हमारे लिए, हमारे फादर का तो बहुत ही ज़्यादा, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते थे कि मतलब लड़कियों की तरफ यदि झांक भी दिया तो मतलब बहुत मुश्किल था। और मेरे फादर का थोड़ा सा दूसरा था, वो था वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज गॉन। तो उनका वो रहते थे कि बहुत स्ट्रिक्ट थे वो हमको बहुत ज्यादा बोलते थे कि भाई यदि कहीं से कोई शिकायत आ गई ना, तो फिर जब वो रामनगर गए तो मेरे दादाजी ने कहा भाई बड़ी मुश्किल से तो मेरा एक लड़का है, लेकिन यदि माना मैंने कहीं तेरे कैरेक्टर के बारे में यदि किसी से पूछा तो आई विल किल यू, फिर मैं तेरे को गोली मार दूंगा, ऐसे बोला था। तो ही यूज्ड टू टेल अस कि मैं तो अकेला था, तो मेरे बाप ने मुझे ये संस्कार दिए हैं, तो मेरे पास तो 4 लड़के हैं, यदि एनीबॉडी, यदि तुमने कुछ गड़बड़ कहीं की तो आई विल किल यू। तो मेरे पास 3 फ्री में रहेंगे, जब मेरे बाप के पास एक ही था वो उसको मारने को तैयार थे। तो मतलब that sort of pressure was there. earlier days that was the time also, I हाँ, see. Okay sir, so इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कोई कल्चरल एक्टिविटीज ऐसे कुछ होता था? वहाँ पे तो गांव के खेल होते थे हमारा, जो है जैसे उस समय ये बहुत कॉमन था। एक तो वॉलीबॉल बड़ा कॉमन था हमारे, वॉलीबॉल खेलना। तो हाफ टाइम होता था, मतलब इंटरवल जो होता था उसमें भी थोड़ा बहुत हम खेल लेते थे। दौड़ लगाना, गांव में आके छुपम छुपाई होती थी कि छुपना, क्योंकि गांव पहाड़ में तो छोटे छोटे घर होते थे, तो किसी के घर के पीछे छुप गए या घर के अंदर छुप गए, तो दैट वाज वेरी कॉमन गेम। लेटर ऑन जब 12th वगैरह में आए तो हल्का फुल्का क्रिकेट शुरू हुआ था, बट इट वाज नॉट दैट कॉमन गेम। बाकी वो जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये हमारे गेम होते थे जनरली। और वो हमारे यहाँ वो होता था जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना, वो करना, तो उसमें यही गेम होते थे। क्रिकेट वाज नॉट दैट। So it is very interesting to know your childhood, the studying in the village, enjoying and having sweets from your mother, and being a father to, means a senior of person to your young kids, young brothers and sister. Then after that, आपने वहाँ स्कूलिंग करने के बाद आपने स्ट्रेट पन्नागर आ गए, मुझे लग रहा है। सो पन्नागर आप कैसे वहाँ आने के क्या था, कारण क्या था? पन्नागर और एग्रीकल्चर परस्यू करने के क्या कारण हो? असली में हमारा जो पन्नागर में उस समय मेरिट से एडमिशन होते थे, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अपने जीजाजी के साथ चला गया था। माई कजन, मतलब मेरे फादर के कजन की लड़की थी, जो उनके साथ हम बड़खेत गया था, तो मेरा फर्स्ट क्लास आया था। तो हमारे एरिया में 2-3 लोग उस समय पन्नागर गए थे पहले, एंड वो पन्नागर माने वहाँ बड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता था। फ्रेंकली स्पीकिंग तो पन्नागर से
एक तो वेटनरी और एक एग्रीकल्चर में 3-4 लोग निकल गए थे। और मेरी मदर का कजन का लड़का भी वहाँ पन्नगर में पढ़ रहे थे। वो उस समय मेरे ख्याल से वो एमएससी या पीएचडी कर रहे थे, वहाँ एमएससी कर ली थी, पीएचडी कर रहे थे। तो मेरे पिताजी ने उनको बोला कि वो घर आए हुए थे कि भाई इसको भी फॉर्म भर दे तो, और इसका हो सकता है कि पन्नगर। तो उस समय इंजीनियरिंग ज़्यादा वो नहीं था, मतलब हमारे एरिया में ज़्यादातर इंजीनियरिंग के बारे में ना इतना नॉलेज था, और मेरे फादर को भी इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन पन्नगर वाज, मतलब क्योंकि 2-4 लोग निकल गए थे तो पन्नगर मैंने बहुत टॉप माना जाता था कि पन्नगर यूनिवर्सिटी यदि हो गया तो भी था। हाँ, तो एग्रीकल्चर में तो समहाउ, क्योंकि मेरे पुराने हमारे जो भी लोग थे वहाँ से 3-4 लोग निकल गए थे, तो पन्नगर एडमिशन माने एक जॉब श्योर था और मतलब प्रेस्टिजियस था। तो मेरे पिताजी ने मेरे कजन, जो मदर के कजन के लड़के थे, उनको बोला, डॉक्टर यानी मेरे कजन, तो उनको बोला कि भाई विनोद का जो है फॉर्म भर देना। तो उन्होंने ही, मेरे को पता भी नहीं उन्होंने कब फॉर्म भरा, क्या भरा, क्योंकि हमें इतना एक्सपोजर भी नहीं था। मेरे एक कजन जो है जरूर, पिताजी के जो कजन का लड़का था, वो हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आया था। तो उस समय लेटर ही गॉट एडमिशन इन आईआईटी रुड़की, जो अभी रुड़की आईआईटी हो गया, उस समय वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था। तो उसका भी एडमिशन हुआ था। तो उतना ही मुझे पता था कि इंजीनियरिंग भी कोई इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। लेकिन एग्रीकल्चर जो था वो 2-3 लोग अच्छी जॉब में थे, बैंक्स की पोस्ट थी, ये थी। तो मेरा भी पन्नगर के वो था, पिताजी ने फिर वो भाई साहब ने जो फॉर्म भरा तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया पन्नगर, तो मैं पन्नगर आ गया। तो पन्नगर में आपका बैच में कितनी स्टूडेंट्स हुए पन्नगर में? हम लोग उस समय एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल से 40 थे। उसमें से 20 ऐसा कुछ था कि 40 स्टूडेंट्स में से दो मीडियम थे, हिंदी और इंग्लिश। तो 30 था या 40 था, ऐसे 2 बैच चलते थे एग्रीकल्चर के। तो मैं जब पन्नगर आया तो यूनिवर्सिटी में उस साल क्या हुआ था कि पन्नगर में गोलीकांड, यदि आप पहली बार पन्नगर गोलीकांड हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली हमको जो एडमिशन जून में मिलना था वो नवंबर में जाके मिला, 78 में, गोलीकांड की वजह से। और जैसे हमने नवंबर में ज्वाइन किया तो वहाँ पे फिर आपस में लड़ाई हो गई स्टूडेंट्स में, तो फिर यूनिवर्सिटी बंद हो गई आफ्टर आई थिंक 1 मंथ और 27 डेज। तो फिर यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो पूरा 78 में ट्राइमेस्टर सिस्टम था पन्नगर में, तो हमारा एक ही ट्राइमेस्टर हो पाया। इस बीच वहाँ पे क्या किया कि उन्होंने 79 सेशन पन्नगर का पहली बार 0 सेशन हुआ। देयर वाज नो एडमिशन इन 1979 पन्नगर यूनिवर्सिटी में, पर उन्होंने स्टाफ के लोगों को कुछ भर्ती किया, तो वहाँ भीड़ हो गई, मतलब फर्स्ट ईयर में। तो फिर वहाँ बोला कि भाई इंग्लिश मीडियम में तो कोई नहीं, हिंदी मीडियम में ज़्यादा बच्चे को कौन जाना चाहता है इंग्लिश मीडियम में। तो आई ऑप्टेड फॉर इंग्लिश मीडियम, तो मैं हिंदी से इंग्लिश में चला गया। तो एक साल में 3 ट्राइमेस्टर होता था, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आई वाज इन इंग्लिश मीडियम में इन 79। फिर आई कंटिन्यूड देयर इन इंग्लिश मीडियम। तो थोड़ा, अब मैं तो बिल्कुल गांव से आया था, और आप सरप्राइज करोगे कि हमारे यहाँ हिंदी भी बहुत कम बोली जाती है, गढ़वाली वजह और लोकल डायलेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो भी 12th में जो है वो पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती थी, लेकिन क्वेश्चन आंसर वो गढ़वाली में हम लोगों को बताते थे टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, और ये था। तो मतलब इवन इफ हिंदी वाज नॉट आवर कॉमन लैंग्वेज, तो जब मैं पन्नगर आया तो हिंदी बोलने में बीच बीच में गढ़वाली आ जाता था। तो उसके बाद सीधे ही आप जो है हिंदी छोड़ के भी इंग्लिश में घुस गए, तो बिट चैलेंजिंग था, लेकिन आई टुक द चैलेंज। और होता क्या था कि मैं पहले ट्राइमेस्टर में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, समझ में नहीं आता था कि प्रोफेसर कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बट आई स्टार्टेड इंग्लिश को थोड़ा अपने इम्प्रूव किया, और जैसे वहाँ से आके फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज़ 20 वोकेबलरी बढ़ानी थी, तो 20 वर्ड्स को याद करता था न्यूज़पेपर में, ये करके फिर धीरे धीरे बाई आई थिंक पहला साल मतलब 79 का हमारा 3 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुए, सेकेंड ईयर का फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पर बाई थर्ड ईयर मतलब मैंने जो हमारा डिग्री 4 साल में हुआ था, उस समय 3 साल की बीएससी, तो आई कमांड ऑन द इंग्लिश, हिंदी सारा हो गया था। और हमारे साल से ही एमएससी में जो है रिटन एग्जाम हो, अदरवाइज इट वाज ऑन मेरिट कि भाई बीएससी में जिसका, बट दे स्टार्टेड कि भाई नहीं वो, तो दैट रिटन एग्जाम आई टॉप।
So from there you become a topper in your studies. Yeah. No, from beginning also आप were a हाँ। topper. अच्छा, इधर आपको ज्यादा फ्रीडम मिला क्यों? अभी आपके पेरेंट्स पास में नहीं, आपने हॉस्टल में रहे हॉस्टल में रहे। सो कैसा था वो लाइफ आपकी? वो बड़ा चैलेंजिंग लाइफ था क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकले थे, और रेदर ये भी कहा जाए तो पहली बार गढ़वाल से बाहर निकले थे, और देन ऐसी यूनिवर्सिटी में आए थे कि जिसमें इवन इफ फॉरेनर्स भी हमारे साथ थे। मतलब तो इंडिया का पहले तो गढ़वाल से बाहर का एक्सपोजर, फिर पूरे इंडिया का एक्सपोजर। मतलब आप सरप्राइज करोगे, हमने मतलब साउथ इंडियन या ये सब तो सुने ही नहीं थे ना। जैसे उनको मद्रासी बोलते थे उस समय वहाँ पन्नगर में, तो साउथ इंडियन या सरदार, आई वॉज नॉट वेरी फेमिलियर विद सरदार ऑल्सो, जबकि उसके नीचे तराई में रहते थे। लेकिन तो डिफरेंट, और ये पन्नगर यूनिवर्सिटी ऐसी थी, देयर वाज नो रिजर्वेशन। अदर यूनिवर्सिटीज में स्टेट के लिए रिजर्वेशन होता था, तो हमारे टाइम पे पन्नगर यूनिवर्सिटी में देयर वाज नो रिजर्वेशन फॉर यूपी, इट वाज ओपन फॉर ऑल इंडिया बेसिस। तो हमारे साथ जितने भी साथी थे सारे भारत से थे, देन साउथ इंडियन थे, मतलब साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, नेपाल से थे हमारे साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के कई थे, मलेशिया से लड़के थे। तो डिफरेंट, मतलब विद इन इंडिया एंड आउटसाइड यू गॉट अ ग्लोबल एक्सपोजर। और सारे जब एक्सपोजर मिला तो वो मैंने फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में, जैसे आई वाज मेंबर ऑफ फिल्म सोसाइटी, वहाँ जो हॉस्टल था, तो हॉस्टल में जो फूड बनता था वो फूड कमेटी होती थी स्टूडेंट्स की, तो उसका मैं फिर सेक्रेटरी बना। तो उसमें भी मतलब आपको जैसे वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि भाई कितना प्रिसाइज था, आप देखो कि वो मैनेजमेंट भी सिखाते थे। तो जैसे 1 किलो चावल में कितना प्लेट निकलेगा, तो उसको जैसे अब हमको, जैसे आपने जो खाना है उसी का रेट लगेगा। तो जैसे दो पैसे या 5 पैसे की एक चपाती बनती थी, 1 किलो में कितनी चपाती बनेगी तो पर हेड कितनी आई, 1 किलो में कितनी प्लेट बनेगी, तो उसको निकालते थे। देन वो फिर वो थाली लेके जैसे जाना वहाँ पे, तो वो बोलता था जैसे आपकी थाली में एक अंडा है तो 40 पैसे का, एक ब्रेड है तो ये, ही विल राइट वॉट एवर यू आर ईटिंग, ऐसा नहीं कि सब पे कॉमन लगा दिया, वो होता था। तो वो फूड कमेटी को मैनेज करना, वहाँ पे नज़दीक थे 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर तक कुछ नहीं था। तो आपको पिक्चर लानी है जैसे सैटरडे संडे को, तो देयर वाज अ सोसाइटी ऑफ द स्टूडेंट, दोज हु विल सेलेक्ट अलोंग विद द टीचर, तो उसका व्यवस्था करना। तो आई वांट मेंबर ऑफ द फिल्म सोसाइटी आल्सो, तो हम लोग सेलेक्ट करना। तो इस तरह से मतलब एक्टिविटीज होती थी वहाँ। तो लेटर ऑन देन पन्नगर में ही जो है हमारा क्या हुआ कि मैं एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप का लीडर सा डेवलप हुआ। तो पहली बार जब वहाँ स्टूडेंट यूनियन बनी एमएससी में, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो आई गॉट इलेक्टेड एज ए सीआर बोलते थे उसको, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो विद मैक्सिमम वोट आई वोन पीजी, जो फर्स्ट ईयर का क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, फ्रॉम ईच वन देयर वर 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं उसमें फिर हर कॉलेज से 2 थे, तो मैं इसमें जो है फर्स्ट ईयर का क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है जब फर्स्ट ईयर में था तो आई वाज वहाँ पे जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम था यूएस का, मैंने जैसे बोला, तो जिसका सब में ए ग्रेड आएगा तो ही वाज कॉल्ड 5 पॉइंटर, 5 आउट ऑफ 5 जीपीए। तो मैं आई मेंटेन माय दैट जीपीए आल्सो, और उसके साथ साथ यूनियन की लीडरशिप रही। तो यूनियन जीतने के बाद क्या पार्टी लिया? हमने सुना पन्नगर में बहुत पार्टियां होती हैं। पन्नगर में हाँ, बस पार्टियां जनरली क्या होता था कि हम लोग हॉस्टल में ही रहते थे, तो वहाँ पे मार्केट, छोटा सा मार्केट ही होता था। मतलब आप पन्नगर में, पन्नगर वालों के अलावा कोई बंदा नहीं होता था। और यदि आप वहाँ जाओगे तो नज़दीक में रुद्रपुर था, इट वॉज अराउंड 12 किलोमीटर मेरे ख्याल से, और 16 किलोमीटर था किच्चा। तो फिर कैंपस में पार्टी होती थी, तो हम लोग शाम को जैसे गए तो वहीं पे हमारा क्या, वैसे तो वैसे भी खैर एमएससी में तो थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक थी क्योंकि आई गॉट आईसीआर फेलोशिप। अगर बीएससी में तो हम लोग यही होता था कि जैसे किसका मनी ऑर्डर आया उससे मनी ऑर्डर आते थे, तो ग्रुप होता था हमारा दोस्तों का, तो उसको पता नहीं चलता था कि मनी ऑर्डर किसका है। और पोस्टमैन को बोला था कि हम 5-6 लोग हैं जैसे, तो जिसका भी आएगा दे देना, बाई चांस हम नहीं है तो वापस न ले जाए पैसे। तो क्या होता था उसमें कि जैसे मनी ऑर्डर आ गया, सपोज आपका आया, अब आप यू आर वन ऑफ माई ग्रुप मेंबर, मनी ऑर्डर आया तो किसी को पता नहीं होता, तो बोले चलो भाई शाम को पार्टी। अब क्या हुआ, जैसे 250 रुपये आया या 300 घर से, उसमें से जो है 20 रुपये या 30 रुपये का पार्टी हो गया, समोसा और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो किसको पता नहीं था कि किसके होगा। अब उसमें से 30 रुपये के बाद 220 रुपये बोले मैं तेरा मनी ऑर्डर था। बोले अच्छा आज का चूना मुझे लगा, तो ये जो है तेरा मनी ऑर्डर आया था,
ये 250 में से 30 रुपए खर्च हो गए, 200 दिन तू पकड़ा। इस तरह की पार्टी होती है। स्टूडेंट यूनियन में क्या होता था कि दैट वाज लाइफ वाज वेरी गुड। जब मैं यूनियन का लीडर बना तो उस वहाँ एक क्लब होता था, तो हमारा एक फॉरेस्ट क्लब था, तो उसका कन्वीनर मुझे बना दिया। तो उसमें क्या होता था कि वो क्लब ऐसा था कि जिसमें मतलब हमारे यहाँ उस समय क्या था कि हॉस्टल होता था होम साइंस कॉलेज, तो इट वाज बिटवीन 2 और 3 नंबर के हॉस्टल, तो उसका नाम जो है सरोजनी भवन था, लेकिन लड़के उसको 2.5 नंबर बोलते थे उस हॉस्टल को। सो दैट हॉस्टल में ऐसा था कि नोबडी वाज अलाउड, और वो होता था कि जो जैसे डेट फिक्स थी, तो लड़कियां भी जो है ना पर्टिकुलर डे पे हफ्ते में सिर्फ वो 2 दिन बाहर निकलती थी, दे आर नॉट अलाउड टू कम आउट। तो हफ्ते में वो 2 दिन है जिस दिन वो अपनी शॉपिंग पेस्ट जो है छोटा सा मार्केट, तो और उनके यदि कोई गार्जियन होगा तो देन दे वर अलाउड ओनली फॉर 2 डेज, बाकी उसकी बड़ी मतलब किलेबंदी रहती थी। तो जब मैं फॉरेस्ट क्लब का चेयरमैन हूँ, क्योंकि ये कॉमन होता था लड़कियों का और लड़कों का, तो मैं और एक मेरा मतलब आई वाज ओनली अलाउड ऑल डे। तो मेरे जो है ना बड़ा चर्चा का विषय होता था कि क्योंकि मेरे को उनके साथ जाके हम वो फॉरेस्ट क्लब की एक्टिविटी होती थी, उसमें कम से कम डिफरेंट प्रोजेक्ट होते थे। तो आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी हु वाज अलाउड टू गो टू होम साइंस हॉस्टल। So you will be known as a Krishna there maybe. एग्जैक्टली आपने वो बोला, और मेरे को चिढ़ा चिढ़ा के बोलते थे कान्हा साहब आ रहे हैं, कान्हा साहब आ रहे हैं। तो बट उसमें भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मतलब कि भाई ऐसा कोई बात ना हो जाए। जैसे अच्छा मैं थोड़ा सा सिंसियर बहुत ज़्यादा था, तो जैसे अब लड़कियों का ग्रुप आता था हमारे एक्टिविटी में, तो इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा वो वहाँ एक लड़की भी रिप्रेजेंटेटिव थी, तो वो उसकी और मेरी ये ड्यूटी होती थी कि कहीं कोई घटना ना घट जाए, ये ना घट जाए, क्योंकि वहाँ पे 2 ही वो होते थे, मतलब एक्शन ऑन स्टूडेंट। एक बोलते थे एपी, एपी मीन्स यदि आपका जीपीए 3 से कम हुआ तो एकेडमिक प्रोबेशन तो आपका लग जाता है, एंड देन यू वांट कि भाई यदि आपका 60% से कम आ रहा है तो यू विल बी टर्मिनेटेड। 2 या 3 यदि एपी आ गया, और दूसरा था सीपी करेक्टर प्रोबेशन। तो यदि माना कहीं कुछ हो गया तो सीपी लग गई माना, तो ही इज टू बी टर्मिनेटेड। बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। तो उसमें क्या होता कि हमको भी बड़ा टेंशन होता था कि यार किसी लड़के ने कहीं कुछ कर दिया तो ये हमारे ऊपर भी आएगी। तो मोर मतलब एंजॉयमेंट के अलावा इट वाज मोर ए सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं हुआ तो किसी ने बदमाशी किसी ने कि फंसे। बट दैट डेवलप्ड, मतलब उससे क्या हुआ कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई। और जैसे मैं आपके मतलब बोलना आई वाज बिट हेजिटेटेड में, जब मैं कहा कि हिंदी बोलना नहीं आता था, तो जब वो प्रोजेक्ट में भाषण देना ये करना, तो एंड देन जैसे एक हिच थी घर में भी, लड़कियों की तरफ जाना नहीं, ये नहीं जाना, तो उससे क्या हुआ कि डेवलप हुआ आदमी बात करने का। तो दैट गेव जो स्टूडेंट यूनियन के बाद काफ़ी एक्सपोजर मिल गया। वहाँ आपको ऐसे कुछ आप लोग कुछ लगे ये लड़की अच्छा है, हमें कुछ आगे सोच सकते, कुछ प्लान कर सकते, ऐसा कुछ कोई फीलिंग आपको होगी? कोई इंटरनल फीलिंग तो रहती थी, लेकिन बापू का इतना डर था कि मतलब इट वाज नॉट, आई मीन आई वाज नॉट इन ए पोजीशन टू स्पीक आउट। और दूसरे जो मेरे लोकल गार्जियन थे वहाँ पे मैं जाता था, 2 गार्जियन थे मेरे, एक तो डिप्टी कमिश्नर थे डिमरी साहब और एक बिजली थे, वो डीन असिस्टेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर। तो मेरे फादर का उनको साफ इंस्ट्रक्शन थे कि देख लेना कहीं मतलब बिगड़ ना जाए बच्चा। तो मेरा ये होता था कि दिन भर तो मैं दिन भर, अब आप ये देखो कि दिन भर नेतागिरी करनी, रात को पढ़ाई करनी, और ये ड्यूटी थी कि या तो एक अंकल के यहाँ जाना, मतलब तो डिमरी अंकल के यदि नहीं गया या बिस्ट अंकल के यहाँ, तो वहाँ ये होता था कि आज। अच्छा दूसरा क्या था कि वो डिमरी अंकल की लड़कियाँ भी पढ़ती थी, तो दे यूज टू कीप वॉच ऑन मी, हॉस्टल से मतलब फीडबैक देना कि पापा ये लड़का, आपका लड़का बर्बाद हो रहा है। तो घर में अरे भाई, तो खैर आंटी थोड़ा सा मुझे बोलती थी कि बच के रहना बेटा। तो और अंकल का ये था कि यार वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। ही यूज्ड टू प्रोटेक्ट मी कि वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो मत करो। तो ज़्यादातर कहते गॉड जी को ना मैं गारंटी दूंगा बच्चा जो है नहीं बर्बाद होगा। माई फादर वॉज बिट एफ्रेड। अच्छा वो हमारे यहाँ पे ये भी था ना, जैसे मतलब वी कम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, तो मेरे पिताजी को ये भी रहता था कि कहीं किसी और को न ले आए तो ये कर ले, तो ही वाज बिट अफ्रेड, मतलब कि सो इसी कारण से आपने किसका मन भी लगा तो वो लड़की को भी बोला नहीं होंगे या आई कुड नॉट एक्सप्रेस,
आई कुड नॉट एक्सप्रेस, और एक डर भी था कि ये भी देखो, आप लीडर भी है, सारा सेल का मेंबर भी है, सब होने के बाद भी आपको ये सब कुछ दिल में रखना पड़ा। क्योंकि बापू का डर था। ओके। कि बोले मेरे पास 3 और है, तेरे को मार दूंगा। एंड देन मेरे फादर का मतलब बड़ा उस एरिया में बहुत बड़ी इमेज थी, तो मेरा ये भी था कि भाई उन पे मेरी वजह से कोई दाग ना लगे, हमारा ही शुड नॉट सी कि भाई मैंने लड़के को बाहर भेजा और इसने मेरे साथ ये किया। So you had a very active life in Pantnagar. Also you were academically excellent. So इसमें आपको कोई ऐसे लोग आपको नजर में आ रहे हैं किसको आप अभी भी रिमेम्बर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मेरा करियर में इन्होंने बहुत एक मोटिवेशन दिया है, कोई टीचर, कोई फ्रेंड्स, ऐसा कोई है आप? स्कूलिंग का तो मैंने आपको बताया था कि वो मेरे जीजाजी से मैं उन्होंने बनाया। यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो मेरे लोकल गार्जियन थे वो तो मेरे को गाइड करते ही थे, बाकी एज ए टीचर मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हर मतलब हर ट्राइमेस्टर में टीचर बदलते थे और कोर्स जो है हर 3 महीने में होता था, तो और देन द प्रोफेसर्स वर एक्सीलेंट दैट टाइम, हार्ड वर्किंग ये था। अब आप ये लगाए ना कि बीएससी एजी में हमने 3 फसल खुद लिए, तो खुद हमने 8 लड़कों को हमें 2 हेक्टेयर लैंड मिलती थी और उसमें हमने खुद अपने हाथों से धान लगाना, फिर धान की कटाई की, उसके बाद गेहूं लगाया, फिर हमने मस्टर्ड लगाया था, कुछ ने सोयाबीन लगाई, 3 क्रॉप लेनी थी मतलब। तो हमारा वहाँ प्रोफेसर्स ऐसे थे कि मतलब एग्जैक्टली रोल मॉडल थे, मतलब एक्सीलेंट प्रोफेसर्स। तो आप मतलब एक से बढ़कर एक होता है ना, जैसे वो था कि इनसे क्या सीखो, इनसे क्या सीखो, तो फैकल्टी वाज there was an admiration for the yes। तो हर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोफेसर इससे अच्छा है या ये है, तो अच्छा हर ट्राइमेस्टर में प्रोफेसर चेंज हो जाते थे 3 महीने में। okay। तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं था प्रोफेसर्स का और लर्निंग का मतलब। So ये completed पन्ना कब आपका खत्म हो गया सारा पढ़ाई हुआ? 84 में। अब 84 में मेरा ड्यूरिंग दैट फाइनल ईयर जो है ना, हमने वो शुरू कर दिया था अपना मतलब कंपटीशन देना, ये करना। तो 84 नवंबर में मैंने वो किया, मतलब आई लेफ्ट पन्नागर। उसका भी बड़ा जो कि मैं आई वाज सिलेक्टेड फॉर एमएफएल। तो 31 को आप इफ यू रिमेंबर इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था 31 अक्टूबर। तो एंड वो हमारे को ज्वाइन करना था 5th को ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में। तो मैंने वाइल लिविंग पन्नागर दिल्ली के लिए आ रहे थे, मेरे ख्याल से 3 नवंबर को। तो अचानक देखा तो भाई कई सरदारों को बोले थे दिल्ली मत जाओ, तो उनको उतार रहे थे बसों से। इवन मेरे ख्याल से हापुड़ से पहले से भी कई लोग उतारे उन्होंने, और दिल्ली में तो जब बुरा हाल था उसको। और मेरी मौसी रहती थी यहाँ लक्ष्मी नगर में, तो मैं सीधे मौसी के यहाँ चला गया। और जब पिताजी ने भी न्यूज़ सुनी तो ही ऑल्सो, मेरे ख्याल से रात को कर्फ्यू लग रहा था और दिन में थोड़ा था, और 4 और 5 को तो कर्फ्यू लग ही गया था। मेरे पीछे पीछे मेरे पिताजी भी पहुँच गए जब ये देखा कि दिल्ली में तो ये आगजनी हो गई। तो ही मतलब वो भी दुखी हो गए कि क्या हो गया। और आप सरप्राइज करोगे 5 तारीख की सुबह, क्योंकि ईस्ट ऑफ कैलाश में एनएफएल का ऑफिस, तो मेरे को ज्वाइन करना था। तो उन्होंने 4 या 5 घंटे का ये दिया। तो आई वाज सो मतलब करियर ओरिएंटेड कि मैंने ठीक जो है ईस्ट ऑफ कैलाश पहुंच के ठीक 10 बजे में वहाँ ऑफिस पहुंच गया। उस समय तक कोई नहीं आया था और बहुत कम लोग आए थे। तो मैं ट्रेनिंग डिवीजन में गया, तो मेरे को देख के ना सब लोग, ये कहाँ आ गए, क्या बात है? मैं कहा जी ज्वाइन करना, मेरी ज्वाइनिंग लो। अरे बोले यार जहाँ के लाले पड़े हैं, तेरे को ज्वाइनिंग की पड़ी है। तो इमीडिएटली मैंने कहा सर मेरी ज्वाइनिंग तो लो ही दो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब जो ऐसा है कि तो 11th को फिक्स कर दिया है, आप जो है नंगल में जाके 11th भी यदि माना ठीक ठाक रहा तो नंगल प्लांट था वहाँ पे, नंगल भाखड़ा नंगल डैम ना, तो वहाँ पे प्लांट है। बोले वहाँ ज्वाइन करना है तो आप जो है वहाँ 11 को करना। मैंने कहा सर क्योंकि मैं तो आ गया, मेरी ज्वाइनिंग तो आज ही लो आप। तो बोले मैं दे जल्दी से दे। और जल्दी से उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग वगैरह ली, जो वहाँ ट्रेनिंग सेल के इंचार्ज थे। और मेरे को बहुत डांटा, बोले कि यार ज्वाइन तो कर लेगा तो ऐसा क्यों ऐसे माहौल में आ गया।
मैं कहा जी मैं तो आ गया, क्योंकि सीनियरिटी कैसे होगी, बोले सीनियरिटी बाद में होगी जब जिंदा रहेगा। तो दे टुक माई ज्वाइनिंग ऑन 5th, और फिर मेरे को बोला कि आप जो है ना 11 तारीख को सब ठीक ठाक हुआ तो यू गो टू नंगल और वहीं ज्वाइन करना। तो मेरे उन्होंने ज्वाइनिंग जो है 5th को ले ली थी। देन उसके बाद में सीधे So, आपका करियर एनएफएल से शुरू हो रहा है और 5 नवंबर दैट इज अंडर सच सर्कमस्टांसेस। ये अंदर सच है। अब मुझे नहीं लग रही इंडिया में ऐसा कोई सिचुएशन से पहले भी आया और बाद में भी एंड आया। दैट टू पर्टिकुलरली इन दिल्ली। दिल्ली वाज द एपिसेंटर। कितनी साल आपका एनएफएल में क्या करियर? एनएफएल में 1.5 ईयर की तो ट्रेनिंग रहती थी। तो वही 1 साल का हम लोग ट्रेनिंग में रहे, और जो लास्ट 6 मंथ होता है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते थे। तो ट्रेनिंग में तो पूरा ऑलमोस्ट उन्होंने मेरे को पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, ये 4 रीजनल ऑफिसर्स थे, तो उनमें ट्रेनिंग दिलाई। फिर बीच में पीएयू में हमारे 15 दिन की अलग क्लासेस की। तो हो रहा, फिर उसके बाद मेरे को इन्होंने यूपी के जो सिकोवार था उसमें एक ईईसी प्रोजेक्ट आया था, जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन्होंने उस समय ये एक्सपोर्ट करते थे हमें भारत में फर्टिलाइजर। सो दे गिव सम एड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने फिर वो 3 कंपनी में बांटा था, एनएफएल, आरसीएफ और फैक्ट को दिया था वो प्रोजेक्ट चलाने के लिए। उस प्रोजेक्ट में मेरी फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर दी 6 मंथ। तो फिर मैं सिकोवाबाद, उस समय वो पार्ट था मैनपुरी जिले का, नाउ इट इज फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो आई वाज पोस्टेड। सो एनएफएल में आप कितनी साल काम किए? एनएफएल में मैं 84 से लेके 2006 नवंबर में मैंने छोड़ा। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 24 इयर्स। सो ये अच्छा लग रहा है, आपने एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप से शुरू किया आपका काम। सो कैसे था आपका वहाँ से जर्नी अप टू नाउ बिकम द सीएमडी ऑफ एनएससी? व्हाट आर द, अब देखो कॉन्फिडेंस में आपको बोल रहा हूँ, जैसे हमने ज्वाइन किया वहाँ पे नंगल में, तो वहाँ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, इंट्रोडक्टरी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उस समय तक सीएमडी आ गए थे, मिस्टर एस.एन. जैन सीएमडी। तो आई वाज नॉट नोइंग हिम कि ही इज सीएमडी। अच्छा, चांद से क्या हुआ, मेरा खाने में ना, मतलब लेक्चर से पहले लंच हुआ, तो सीएमडी आई थिंक ही वेट फ्रॉम दिल्ली, तो बाई कार गए होंगे, तो लंच था। तो मैं चांद से कहीं रह गया, तो मेरा जो जब लंच हुआ तो सब लोग बैठे, तो मेरे को बैठने की जगह नहीं मिली। तो मैं एक कोने पे खड़े होकर ना खा रहा था ऐसे। तो उन्होंने मेरे को बोला इधर आओ। तो उनका जैसे सोफा था, अब सीएमडी के सोफे पे तो जैसे अब ये सोफा है, तो सीएमडी के साथ कोई नहीं बैठा था, सब लोग। तो उन्होंने मेरे को कहा यहाँ बैठ जाओ। तो उस समय सीएमडी नहीं होता था, एमडी होता था। तो बोले बैठ जाओ। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो बोले तुमने? मैंने कहा सर मैंने अभी, मैंने कहा सर आपका परिचय है। यूनिवर्सिटी से बिल्कुल निकले तो तरीका भी नहीं था। मैंने कहा सर आपका परिचय? तो बोला मैं इस कंपनी एस.एन. जैन, मैं इस कंपनी का एमडी हूँ। तो मैंने कहा सर एमडी कैसे बनते हैं? अच्छा, वो जाके मुस्कुरा दिए, बोले बेटा अभी ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो फिर बताएंगे। एंड देन ही रिफर्ड दैट एक नया बच्चा आया, वो बोला एमडी कैसे बन गए। तो बाद में उन्होंने कहा एमडी भी ऐसे ही बनते जैसे तुम आए हो, अब भी ऐसे ही आए थे। सो दैट टाइम पे मतलब दी मैनेजमेंट ट्रेनिंग यूज्ड टू बी कि भाई वो ही विल गो अप टू सीनियर लेवल एमडी और जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह, तो वो होते थे। तो एक शुरू से ये था। तो एनएफएल में मैंने जहाँ भी रहा हूँ आई एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दी, पूरा डिवोटेड थे काम के लिए। ये पक्का था कि गॉड यदि चला गया तो काम हो जाना है ये। तो देन आई वाज पोस्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे शुरुआत मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद वहाँ किया। फिर मेरे को मतलब पहले मेरे ख्याल से 10-11 साल में मेरे 9 ट्रांसफर किए थे उन्होंने, वहाँ गॉड को भेज दो, यहाँ गॉड को भेज दो, ऐसे करके कहीं भी काम होना तो गॉड को भेज दो। हाँ भेज दो। बट बाई गॉड ग्रेस ऐसा था कि गॉड चला गया तो हो ही गया काम। तो ऐसे ही फिर मेरे को मतलब वहाँ से एरिया मैनेजर बनाया जबलपुर का, फिर ग्वालियर आया। तो 2 साल में मेरे को बदल दिया। तो मैंने पूछा सर मेरे को इतनी जल्दी क्यों ट्रांसफर करे? बोले पाठशाला से आप तेरे को हाई स्कूल में भेज रहे हैं। तो ग्वालियर बड़ा ऑफिस था, फिर वहाँ आ गया। फिर अब आपको लगा कि भाई ग्वालियर इज वेरी नोटोरियस प्लेस, तो वहाँ पे आई गेव वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो फिर इन्होंने मेरे को गोरखपुर भेज दिया। गोरखपुर में भी काफ़ी अच्छा था।
तो फिर जो है इनको प्रॉब्लम आई तो मतलब मैं एरिया मैनेजर 3 जगह रहा, फिर स्टेट इंचार्ज बनाया मेरे को पटना में। वहाँ पे भी जो है इट वॉज वेरी बैड सिचुएशन। तो पटना में जब मैं गया तो मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने बल्कि उस दिन लखनऊ मीटिंग में बुलाया उन्होंने, तो CMD ने और जो हमारे ED थे उन्होंने जो है ना सीधे मेरे को ऑर्डर पकड़ा दिया और एक टिकट पकड़ा। उस समय सहारा की फ्लाइट चलती थी और लखनऊ से पटना, तो मेरे को टिकट पकड़ा दिया। अब पटना जाना माना उस समय इट वॉज हॉरिबल। और दूसरा ये था कि मैं काफ़ी कम एज का था और तमन्ना CMD बनने की थी, बहुत नेचुरल था, एटलीस्ट GM तो बने। तो अब आप सरप्राइज करोगे कि मैं जब इन्होंने, तो मुझे लगा कि मेरे साथ इन्होंने कोई चाल खेली, क्योंकि पटना में मेरे से पहले कोई पाक साहब वापस नहीं आए, उस पर कोई ना कोई बिजनेस केस और कुछ लगा, बिहार का माहौल। तो मैं फ्लाइट में बैठा, आप सरप्राइज करोगे, मेरे आंसू रुके ही नहीं। और एयर हॉस्टेस मेरे पास आए बार बार कि वो तो लगा इसके घर में कोई घटना हो गई। तो मैंने उसको कहा मेरे को तो पानी देते रहो, बट आई वॉज नॉट एबल टू, मतलब मेरे को इतना पेन हुआ कि इन्होंने मेरा करियर स्पॉइल कर दिया। क्या कारण था अपने वहां से रिसाइड करके फिर कहाँ चला गए? अच्छा, फिर वो ये हुआ कि माइंड में तो CMD बनना था, मतलब टू हैव द, तो बिहार में मुझे हुआ क्या कि उस समय हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इन्होंने बंद की, FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उस समय लोगों को VRS दे दिया। तो नॉर्थ ईस्ट की एक मतलब यूनिट थी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन की नामरूप में, डिब्रूगढ़, तो उसको ये बंद नहीं किया। बोले थे नॉर्थ ईस्ट का इश्यू है और वहाँ वैसे भी जॉब कम है, इंडस्ट्री कम थी, तो उसको मतलब सरकार ने नया नाम दिया ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, उस प्लांट का। वो प्लांट जब इन्होंने किया तो उस समय मार्केटिंग तो HFC का तो सारा बंद कर दिया था। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया उस समय कि क्रिप्को जो है, कृषक भारती कोऑपरेटिव जो है, इसको मार्केटिंग दी जाए। तो इन लोगों ने जो है वो 2 महीने के लिए अपना स्टाफ भेजे और वो नॉर्थ ईस्ट घूम घाम के आ जाए, फिर अपना आ जाए। तो उनका क्या हुआ, सेल नहीं हुई BBFCL। चांस से वहाँ NFL से जब CMD गए, पहला भी CMD NFL से ही थे, दूसरे गए तो उनको लगा कि यार ये तो क्रिप्को से चल नहीं पाएगा, और सारे गोदामों में माल भर गया था। मतलब अच्छा, क्रिप्को का तो ये था कि जो बिकेगा तो उस पर इनको कुछ फिक्स अमाउंट था कि इतना मार्केटिंग कॉस्ट देंगे, रेस्ट मनी विल गो टू BBFCL। BBFCL का माल बने लेकिन बिके नहीं, तो वो परेशान हो गए। तो उन्होंने देन दे डिसाइडेड कि भाई अपना मार्केटिंग होना चाहिए, तो उन्होंने DGM की पोस्ट निकाली। अच्छा, मेरा माइंड में क्या था कि वहाँ ये है कि कंपनी DGM माने DGM की जो पोस्ट होती थी वो एग्जीक्यूटिव 7 होता था, तो वो जो है शेड्यूल B और शेड्यूल C कंपनी के CMD के लिए या डायरेक्टर के लिए हो जाता था। शेड्यूल B कंपनी का डायरेक्टर, शेड्यूल C का, और यदि GM बन गए तो आप शेड्यूल A कंपनी के डायरेक्टर और शेड्यूल B कंपनी के CMD के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो मेरा इंटरव्यू उस समय यही नोएडा में हुआ, तो उन्होंने मेरे से पूछा तो कि भाई, तो वो एकदम से सरप्राइज हुए, मैंने अप्लाई किया है। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बताऊंगा। तो खैर मैं सेलेक्ट हो गया तो मैंने उनसे कहा साहब मुझे तो GM बनाओ, क्योंकि मेरे माइंड में था कि शेड्यूल B, मतलब मेरी चॉइस बढ़ जाएगी ना। GM तो GM माने एक स्केल 8 माना जाता था, एंड दैट GM वाज एलिजिबल फॉर डायरेक्टर ऑफ B शेड्यूल कंपनी और CMD ऑफ B, नहीं, डायरेक्टर ऑफ A शेड्यूल कंपनी और CMD ऑफ B शेड्यूल। तो वहाँ पे जब मीटिंग हुई तो बोले भाई ऐसा है कि यदि आपकी परफॉर्मेंस है तो हम आपसे वायदा करते हैं कि यू विल बी प्रमोटेड विद इन ईयर। तो मैंने कहा साहब ये लिख के दो। बोले हम अपनी प्रोसीडिंग में डाल रहे हैं तुम्हारे सर ऐसा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं DGM पे ज्वाइन करूँ। यहाँ मैं था मेरे ख्याल से E4 स्केल में, E5 में, तो आई वॉज गेटिंग 2 जंप। अच्छा, NFL में क्या होता था कि E6 के बाद लोगों को अटक जाता था, क्योंकि वो स्टैग्नेशन आता था, और E7 पोस्ट जो है, E6 एंड E7 पूरे कॉर्पोरेट लेवल की पोस्ट होती थी। जैसे बाकी तो मार्केटिंग की थी, पर यहाँ पे पूरी कंपनी के हो जाते थे। तो उसमें चाहे वो केमिकल इंजीनियर है, कुछ भी है, वो लोग आ जाते थे। तो मुझे लगा कि यहाँ तो अटकने का चांस है NFL में, और मुझे इसीलिए E7 मिल रहा है, एंड देन आई, मतलब कम एज भी है, तो मैंने जो है डिसाइड कर दिया कि रिजाइन कर देना, सिलेक्शन हो गया। तो जब तक वो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया तो CMD पूछते रहते गॉड आ रहा है क्या, गॉड। तो उनको आखिरी दिन तक ये था कि गॉड जो है वापस कर लेगा अपना रेजिग्नेशन।
अच्छा, मेरे पे प्रेशर भी था क्योंकि 1 जनवरी 7 से पे स्केल रिवाइज होने थे, हमारे नए पे स्केल आने थे। तो वो पे स्केल में क्या होता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उन्हीं के पे स्केल रिवाइज होते हैं। तो इसका तो हमें पता था कि इसने प्रॉफिट में आना नहीं है, क्योंकि जब तक नया प्लान नहीं आएगा। एक चीज ये था, और दूसरा ये था कि उल्फा का चल रहा था वो। उल्फा की वजह से जो है डर बहुत था कि भाई कब मारे जाओगे। तो आखिर तक मतलब सीएमडी को ये था कि नहीं आएगा ये। तो मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे किया था नवंबर 8 या नवंबर 7 नवंबर 2006। तो मैंने मतलब मेरा मन ये था कि भाई सीएमडी या डायरेक्टर बनना है तो छोड़ना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं तो नंबर नहीं आएगा। तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया और मैं पहुंच गया हूँ। जब मैंने ज्वाइन कर दिया मतलब उनके सामने लिख के, तो तब उन्होंने बोला यार तेरा बड़ा बेवकूफ आदमी है गौर, तो आ गया। मैंने कहा हाँ साहब आ गया। बोले मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि एक तो तुम्हारा पे स्केल रिवाइज हो रहा है, दूसरा इतनी दूर आया है और कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने। मैंने कहा सर अब तो आ ही गए बस। तो देन आई ज्वाइन एंड वहाँ पे अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि कोई मार्केटिंग का स्टाफ कंपनी लॉस में थी तो कोई नया रिक्रूट तो कर नहीं सकते। फिर उन्होंने क्या किया, बोले भाई हर डिपार्टमेंट को बोले भाई 2 आदमी तुम छोड़ो। तो बोले प्रोडक्शन वाले तुम छोड़ो, मार्केटिंग वाले मतलब जो यूनिट में थे बोले हॉस्पिटल से 2 आदमी दे दो, सिविल इंजीनियरिंग 2 आदमी देगा, मटेरियल मैनेजमेंट 2 आदमी, सारे डिपार्टमेंट से 2-2 4-4 आदमी निकाल दिए। अब बट नेचुरल है वो कौन छोड़ेगा अपने, तो जितने भी मतलब जो उनके लिए स्पेयर मांगते थे वो मेरे को पकड़ा दिए। बोले भाई अच्छा लोगों 20 आदमी तुम्हें दे दिए 8-10 डिपार्टमेंट से। तो कोई मेरे पास जैसे मेडिकल का कंपाउंडर, तो कोई सिविल इंजीनियर, तो कोई लैब का केमिस्ट, ऐसे करके मैंने कहा सर ये मार्केटिंग की टीम बना रहे हैं या स्पेयर स्टोर भी है। बोले नहीं भाई तुम्हें कर अकाउंट्स के दे दिए, ऐसे करके मेरे को 20 एक आदमी दे दिए। फिर मैंने उनको जो है ट्रेंड किया और ये मेरे को जो अपना मॉडल था NFL का, जाते ही मैंने वो मॉडल शुरू किया अपने डीलरों को ना सेंसिटाइज किया कि भाई मैं तुम्हें इतना रुपए दे दूंगा तुम्हारे रेट के अलावा। सब तैयार हुए, शुरू किया। इनको जो है एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी अपने सारे जितने भी आए थे, कंपाउंडर, सिविल इंजीनियर, कोई ये केमिस्ट थे, सबको फिट करके और उनको डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया। शुरुआत की अगले साल मैंने जो है फिर ट्रेडिंग शुरू कर दी। जैसे सिर्फ यूरिया ही था वहाँ, तो मैंने हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड से पेस्टाइड लेकर के वो शुरू कर दिया। ये जो SFCI थी इनसे हमने सीड लिया, वो शुरू किया। RCF जो कंपनी थी वहाँ से हमने DAP और वो लिया पोटास। So you made it a profitable organization. हाँ नहीं प्रॉफिट में मतलब वर्किंग प्रॉफिट में आ गया था, Working profit. क्योंकि इसके लॉसेस पुराने लोन बहुत थे, लॉसेस थे, but we came in working profit and at least marketing was in profit. My marketing division it was in profit. So from there to where you jumped from there, how many? फिर उसके बाद जो है जैसे मैंने आपसे कहा 2 साल के बाद पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है PSU का। Okay. तो आपको यदि पर्टिकुलर स्केल में 2 साल की एलिजिबिलिटी होती है उसमें कि इफ यू आर इन दैट स्केल फॉर 2 years तो यू कैन अप्लाई। तो अच्छा पोस्ट 1 साल पहले निकलती है, तो वो जिस दिन आपने होना है उस दिन आपको उस स्केल में 2 साल होने चाहिए। तो आफ्टर 1 year जैसे 1 साल मेरे को कंप्लीट हुआ इससे, तो आई ट्राइड कि भाई मैं शुरू करना, पर वो अनफॉर्चुनेटली वो B इसमें C शेड्यूल में नहीं आई पोस्ट है, B शेड्यूल में। फिर देन आई बिकेम आफ्टर 1 year आई बिकेम द GM। तो GM बनते 1 साल के बाद जो है मैंने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया फॉर डायरेक्टर्स इन दिस कंपनी। तो मेरा जो है 5-6 कंपनियों में मैंने ट्राई किया, लेकिन वो मेरे मतलब उस तरह की नहीं आ रही थी, एग्रीकल्चर में नहीं आ रही थी। जैसे MMTC की आई या MSTC की आई, रेयर अर्थ तो काफ़ी आई, लेकिन ITDC में था। तो मैंने आई अप्लाइड एंड आई वाज गेटिंग एक्सपोजर। उस समय ये था कि जितनी भी आप अप्लाई कर दो, मैं बोर्ड कैसा सवाल पूछता है, ये है वो है, एंड देन समटाइम दे वर इम्प्रेस्ड। मुझे लग रहा था मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, मतलब रेयर अर्थ, बट दे वर नॉट इन माई फील्ड। पहला इंटरव्यू SFCI का आया मेरे फील्ड का जो था, और वो इंटरव्यू इतना इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि BBFCL का नाम लेते ही तो जब मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो सेक्रेटरी थे मिस्टर बासु, उन्होंने कहा मिस्टर गौड़ बाकी तो तुम्हारा
I think technically you are sound, but I don't know. Are you aware of SFCI की जो लेबर प्रॉब्लम है? मेरे मुंह से निकल गया, सर if I can handle उल्फा, then I don't think there is any issue in north, in my north. तो जैसे मैंने कहा I can handle उल्फा, तो सारा इंटरव्यू बोर्ड एकदम से, तो फुनसॉक साहब बोले, फुनसॉक was the chairman of public interest, he was senior IAS officer, मेरे ख्याल से ACS JNK से रिटायर हुए थे, तो JNK कैडर के थे. मिस्टर गौर, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट डू यू मीन बाय उल्फा? मैंने कहा सर जब उल्फा को मैं हैंडल कर सकता हूँ ऐसे ही, तो नॉर्थ का तो मैं यहाँ का तो रहने वाला हूँ, यहाँ की यूनियन का मुझे नहीं पता, लेबर का कोई इशू नहीं है. तो तब वो फिर सब इंटरेस्टिंग होने लगा उनको. बोले भाई अच्छा बताओ उल्फा को तुम कैसे हैंडल करते? मैं कहा जी ऐसा मार्केटिंग के अलावा मैं इंचार्ज हूँ बैगिंग प्लांट का, और फर्टिलाइजर प्लांट में बैगिंग प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ की लेबर का है, और दूसरा मैं हॉस्पिटल का इंचार्ज, 2 जगह का. तो मैंने कहा कि मेरे, अब मैं आपको बता दूं जो मेरा पीए है ना वो सुल्फा, सुल्फा मैंने आसाम में जो सरेंडर्ड उल्फा होता है उसको सुल्फा बोलते थे. एंड वो जो मेरा पीए था मिस्टर भींगिया, ही वाज वन ऑफ दी, मतलब जो शुरुआत किए थे उनमें से एक था. तो लेटर ऑन ही सरेंडर्ड. एक तो मैंने कहा मेरे को उससे ज़्यादा. दूसरा ये है कि मेरी बड़ी इज्जत है उल्फा में. तो बोले हाउ कैन यू से दिस? तो मैंने कहा सर ऐसा मेरे पास अभी कोई वो तो नहीं है, लेकिन ऐसे जब मैं हॉस्पिटल देखता हूँ तो रात को मेरे डॉक्टर्स को उल्फा उठा के ले जाते क्योंकि उनको जंगलों में ट्रीटमेंट करना होता है. तो दी वट एवर वर्क आई हैव डन वो दे एप्रिशिएट. मैंने कहा मैंने आज तक कोई पैसा नहीं दिया और ना हमारा नाम रूप प्लान दे रहा है. वी आर इन वेरी गुड बुक्स, क्योंकि हम वहाँ पे लोगों की बड़ी अच्छी, हॉस्पिटल में मैंने जेनरिक दवाइयाँ, उस समय पहली बार जेनरिक चल रहा था तो हमने हॉस्पिटल में किया है. तो आई एम हैविंग वेरी गुड इमेज इन द उल्फा. इसलिए जो है, और मेरा जिस दिन से मैंने जो है कोई इश्यू नहीं है बैगिंग प्लांट. तो मैंने उनसे कहा कि सर आई एम दी ओनली जनरल मैनेजर जिसकी टेबल का ग्लास साबुत है. बोले इससे क्या मतलब होता है? मैंने कहा जितनी हिंदी स्पीकिंग है ना उनकी हालत बहुत खराब है, वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग का बड़ा थोड़ा सा वो था. तो मैंने कहा मेरा आंसू से सबसे बड़े अच्छे रिलेशन है, और मेरे ख्याल से जितना मैं उनको टोकता हूँ तो उतना वो दे वेरी गुड रिगार्ड फॉर मी. तो मैंने कहा मैं टोकता हूँ क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ मैं भी पहाड़ से आया हूँ, तरह है ना वहाँ के आसाम की. तो मैंने कहा मैं भी पहाड़ी हूँ, तुम इस तरह के पहाड़ पे, मैं तुम्हारे पीछे वाले पहाड़ पे रहता हूँ. तो ऐसे करके मतलब मेरा होता है. तो मैंने कहा मैं उनको बड़ा वो करता हूँ. तो तब वो मेरे से कहने लगे फुनसॉक साहब की एक चीज़ बताओ कि जो आप लोगों को इतना इम्प्रेस करते हो, SOP वर्ड यूज किया व्हाट इज योर. मैंने कहा सर ऐसा है कि मैंने वहाँ जाके, ये हमारा शुरू से ही रहा है कि जो टेबल के उस तरफ बैठो, जो आदमी आपके पास आया है वो, यदि ये सोचो कि उसकी जगह आप होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस कुर्सी से. तो जनरली मैं उनको यही कहता था कि भाई मैं तुम्हारी जगह हूँ, तुम मेरी जगह, अब वो बोलो, मैं तो ये सोचता हूँ, ये तुम्हारे लिए ये सोचता हूँ, ये होना चाहिए. देन आई गेट देम कन्विंस. तो दे वर वेरी कन्विंस. उसमें मेरे को नंबर 2 रख दिया उन्होंने, बिकॉज द मिनिस्ट्रीज मैन वाज नंबर 1. वो मिनिस्ट्री में सबको जानता होगा. और उसने जब ज्वाइन किया तो उसने SFCI की हालत देखी तो ही रिफ्यूज कि साहब मैंने, ही वाज गिवन एडिशनल चार्ज फॉर 1 मंथ, ही रिफ्यूज. तो उसके बाद जो है वो आपका मेरा हो गया. बट इन द मेन टाइम जो है असल में मेरा मेन एम था कि मैंने वापस RCF NFL का डायरेक्टर बनना है जहाँ से मैं आया. तो जैसे ये इंटरव्यू पहला था, स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि आई एम हियर सेकंड ईयर, उसके बीच फैक्ट का इंटरव्यू आया, FACT जो है, FACT का इंटरव्यू आया. तो उसमें ये था कि क्योंकि मैं HIL था तो उसके CMD ने अप्लाई कर रखा था वहाँ फैक्ट में. तो मेरा ये था कि यहाँ मैं नंबर 2 हो गया. अब यदि फैक्ट का होगा तो फैक्ट का इंटरव्यू देने में जाऊँगा तो HIL का इंटरव्यू, क्योंकि वो CMD है तो उसी का सिलेक्शन होगा. अगेन आई विल बी नंबर 2. तो देन ये पक्का है कि यदि मैं CMD में नंबर 2 होगा तो आई विल बी सिलेक्टेड आइदर डायरेक्टर मार्केटिंग ऑफ RCF और NFL. उनमें भी अप्लाई किया था बट वो 10-10 दिन के गैप में थी. मेरे RCF और NFL में तो 3 दिन का था, और ये फैक्ट के CMD और उसमें जैसे वो 10 तारीख को था तो 17 को ऐसे कुछ. जब फैक्ट में मैं चला गया इंटरव्यू देने तो देखा तो मैं उनको ढूंढ रहा था HIL के CMD में, किधर है.
तो देखा तो वो नहीं मिला वहाँ। अब मैं घबरा गया कि यार यदि फैक्ट में सीएमडी में हो गया तो मैं फिर एनएफएल और एचएल वहाँ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि टीएसबी में क्या है, यदि आप नंबर 1 हो जाते हैं तो देन यू आर नॉट कॉल्ड फॉर 6 मंथ। और हुआ भी वही एग्जैक्टली। मैं जैसे ही गया इंटरव्यू देने, आई वाज सिलेक्टेड एज फैक्ट सीएमडी। अब फैक्ट का सीएमडी और मेरा आगे के बंद हो गया। तो मेरे पास इस बीच क्या हुआ कि ये भी आ गया ऑफर एसएफसीआई के सीएमडी का। अब मुझे ये था कि भाई क्या करूं मैं, तो मैंने कहा पहले अच्छा वो शेड्यूल ए कंपनी थी और ये शेड्यूल सी थी, तो एसएफसीआई, तो मैंने एसएफसीआई ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आई थॉट कि अब मैं चला जाता हूँ फैक्ट में भी। बट समहाउ वो मिनिस्टर से मेरा मतलब ठीक वो अजागिरी जो थे, तो समहाउ आई मतलब वो नहीं हुआ, तो मैंने फिर आई कंटिन्यू किया। फिर मेरा जो है ये एनएससी की पोस्ट निकल गई। तो एनएससी का भी हमारा क्या हो रहा था, मैं डबल माइंडेड था कि एनएससी में अप्लाई करूं कि ना करूं। मतलब अप्लाई तो किया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए जाऊं कि ना जाऊं। तो हमारे सेक्रेटरी थे बाबूड़ा साहब उस समय, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि एसएफसीआई एनएससी को डुबा रही है। आई ब्रॉड, मतलब पहले एनएससी वाज टॉपर, तो व्हेन आई ब्रॉड, तो उस साल एनएससी का हमारा प्रॉफिट 37 करोड़ था, एनएससी 30 करोड़। मुझे लगा कि अब मुझे आई शुड कंटिन्यू एसएफसीआई, जबकि शेड्यूल बी कंपनी है। तो उन्होंने ऐसे करके नीचे देख रहे थे, काम कर रहे थे, बोले कौन सी शेड्यूल कंपनी है एनएससी? मैंने कहा सर शेड्यूल बी। तो आप कौन सी कंपनी के सीएमडी? मैंने कहा सर शेड्यूल सी। ऐसे करके उन्होंने अपना चश्मा किया, बोले यार पहला आदमी देख रहा हूँ जो अपनी ग्रोथ नहीं चाहता। और मैं अपना आ करके रेस्ट इज योर डिसीजन। मैंने उनको उस समय कहा सर इफ मर्जर इज देयर तब तो ठीक है, अदरवाइज एनएससी एसएफसीआई से दब जाएगी सर। उन्होंने बस ऐसे ही देखा, क्योंकि मैंने वो कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं आया, फिर सब लोगों ने मेरे को कहा यार क्यों बेवकूफ़ी कर रहे, क्यों नहीं आप जो है जा रहे हो, एनएससी का नाम भी बड़ा है और एसएफसीआई जो है छोटी कंपनी है, तो आपको जाना चाहिए एनएससी। मैं डबल माइंडेड होके इंटरव्यू देने चला गया। तो इंटरव्यू में सारा मर्जर पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा एंड दे सेलेक्टेड। इस बीच क्या हुआ कि ये जो मिस्टर रोक्टा थे यहाँ, समहाउ कंपनी बहुत काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो इनका जैसे जून में इनको जाना था, तो ही लेफ्ट रिजाइन इन नवंबर। तो मेरे को फिर इन्होंने चार्ज दे दिया दिसंबर को, 12 दिसंबर 12 को, बोले भाई आप चार्ज लो। तो आई टुक एडिशनल चार्ज ऑफ दिस एनएससी। और एसएफसीआई का मैं रेगुलर सीएमडी था, बट इन द मीन टाइम मेरा सिलेक्शन हो रखा था। तो मैंने फिर जून 13 को एज ए रेगुलर सीएमडी ऑफ एनएससी ज्वाइन कर लिया। तो सिंस वो एसएफसीआई का, तो आई वाज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी ऑफ एसएफसीआई। तो जब मेरे पास ये एडिशनल चार्ज रहा, मतलब 1.5 साल हो गया उधर उसका, इस बीच देन आई रिक्वेस्टेड कि सर ये जो है आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू मर्ज द कंपनी। पवार साहब उस समय वेरी पावरफुल मिनिस्टर, तो समहाउ ही गॉट कन्विंस्ड विद द सेक्रेटरी एंड विद मी। हमने पूरी स्टडी वगैरह करा के हमने वी गॉट इट मर्ज। 14 से फिर जो है आई वाज द लास्ट सीएमडी ऑफ एसएफसीआई, इट गॉट मर्ज विद एनएससी। तो फिर I became the CMD here and continuing till date. Continuing and making it a very profitable venture of the world. कि सर सी हमने बहुत कुछ आपका प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, आपने कैसे आपका दिमाग में जब एनएफएल में ज्वाइन किया और लेट्स टाइम में अपने एमडी को मिला, एमडी का ड्रीम आगे बढ़ने शुरू हो गई। इसके बीच में हमने ये सोचा था आपका बेटर हाफ का कब आपका लाइफ में एंट्री किया? बेटर हाफ तो हमारे यहाँ वो जन्म पत्री वगैरह बहुत होता है, होरोस्कोप ना हिल्स में। तो समहाउ पहले तो मैंने अपने फादर में आई थॉट कि मैं ऐसे ही रहूँ, मतलब स्टार्ट में आई थॉट कि बैचलर ही निकाले। तो समहाउ जो आपने कहा ना कि यूनिवर्सिटी वगैरह, तो मैं शादी के मूड में शुरू में तो नहीं था। और
बीच में मतलब मैं थोड़ा डायलेमा में भी रहता था, क्योंकि यूनियन भी मैंने ज्वाइन कर ली थी, तो मेरे को क्या करना चाहिए, लेकिन फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर था। तो फिर मेरे पिताजी मतलब लगे रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा शादी तो करना ही है, ये है। मेरी मदर ने भी काफ़ी प्रेशर डाला। तो मैं आई वांटेड कि मैं ऐसे अनमैरिड रह के निकालें, मतलब शुरुआत में एक सब मेंटल सेटअप सब बना रहा था। तो फिर प्रेशर हुआ, तो जन्म पत्री हमारे यहाँ तो वो सेंचुरी पार हो गई थी, मतलब जन्म पत्री देखते देखते तो समहाउ मतलब ही वांटेड कि उनके जो जान पहचान में ही मैरिज हो, मेरे पिताजी का ये था। क्योंकि तो ये जो मेरी वाइफ थी, इनका डायरेक्ट मतलब कोई वो नहीं था। तो समहाउ जब वो उन्होंने कहीं फेंकी हुई थी, देखो लक होता है ना, तो इनकी जन्म पत्री कहीं ऐसे फेंकी हुई थी, तो जब वो मिली नहीं 100, वो सूट नहीं हुई, तो उन्होंने एक दिन ये उठा दी। तो मेरे मतलब मेरे मौसा जी बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ मतलब वो जो मदर से बड़ी होती है ना, उसको मौसी ने जेठी बोलते हैं, ज्येष्ठ मतलब, तो जेठी करके, तो जेठा जी थे हमारे, मतलब वो बड़े मौसा मेरे, मतलब मेरी मदर से बड़ी बहन के हस्बैंड थे। तो ही वाज इन मुरादाबाद, टीचर थे वहाँ। तो उन्होंने वो जन्म पत्री भेजी हुई थी। तो मेरे फादर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो होना था तो मिल गई जन्म पत्री, और परेशान हो गए थे कि मिल नहीं रही जन्म पत्री। तो उन्होंने उनको वो उस समय टेलीफोन वगैरह तो वो होता नहीं था, तो पिताजी सीधे मुरादाबाद आ गए उनको मिलने। उन्होंने कहा भाई कि ऐसा ऐसे मतलब मेरे साले की लड़की है वहाँ देहरादून में, अब आप चले जाओ। मेरे फादर दिल्ली आए, वहाँ यहाँ एक आध लड़की देखनी थी उनको समझ में नहीं आया। यहाँ हमारे तैयारी भाई थे, उसको लेकर सीधे देहरादून पहुँच गए। अब आप देखो हमारी शादी के क्या मतलब, ये भी अजीब था। और जाके उन्होंने वो गए, और शाम हो गई थी, तो बोले भाई लड़की जो है देखी उन्होंने, मतलब हमारी तो बजाय लड़की क्यों करे ना, हमारे फादर की लड़की की मम्मी बहुत सीधी है। अच्छा तो ठीक है। तो अच्छा फिर शाम को देखिए, तो सुबह सुबह फिर हमारे मेरे मदर के जो कजन वगैरह मेरे ब्रदर उससे, वो जो पन्नगर में मेरे सीनियर थे, उनके मतलब मेरे मामा जी तो मदर के कजन थे, तो उनके घर में रुके। वो हमारे मामा जी भी वो बड़ा इंटरेस्ट लेके बोले दोबारा चलो, बोले भाई रात तो लड़की देखी थी। तो फिर जो है दोबारा चले गए वहाँ लड़की देखने सुबह सुबह पे। और फादर जो है जाके लड़की के हाथ में 100 रुपये रखाए। तो उसके बाद जो है वो मेरे ताऊ जी के लड़के के साथ, मैं मैनपुरी में पोस्टेड था वहाँ गए, बोले भाई कि वो लड़की देखने चलना है। मैंने कहा जी, तो मैंने वो तेरे भाई से मैं खुला हुआ था, तो उसको मैंने कहा यार क्या चक्कर है, बोले भाई ऐसा ऐसा चाचा जी लड़की सेलेक्ट कराए, और उसके हाथ में 100 रुपये भी रखा है। उन्होंने कहा मुझे काय को ले जा रहा यदि बात हो गई तो आपको काय को ले जा रहे हो तुम लोग, क्यों मतलब। और मैनपुरी से देहरादून बहुत दूर भी था। मैंने कहा ठीक है यार, हो गई तो हो गई, अब हाँ कर दी तो कर, नहीं वो वैसे थोड़े करे तुम्हें तो ले जाना है। फिर वो गया पिताजी के पास, तो वो तो मना कर रहा है, हाँ हो गई तो हो गई। तो बोले नहीं, पिताजी को भी थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस फील हुआ। मैंने जब रुपया रखा है किसी के हाथ में, रुपया रखना माने यही होता है ना, हाँ तो या तो तुम्हें रुपया नहीं रखना। तो बोले ठीक है। तो दादी ने उसको कहा कि रुपए की क्या बात है, वापस वो तो मैंने ऐसे रख दिया, या मतलब परिचित है ठीक है यार, वो उनके मतलब मेरे साड़ू भाई के परिचित की वो है, तो ऐसे रख दिया, ऐसा समझ, तो बात पक्की नहीं करके आया ऐसे। फिर उसने मेरे को कन्विंस किया। फिर पिताजी ने भी मतलब अच्छा, मतलब मेरा आदत था कि मतलब मैं आखिर तक भी मतलब 5-7 मिनट के बाद थोड़ा परेशान होता था उनके साथ बैठने में। शुरू से ना ऐसा रहा, बल्कि बाद में तो कहने भी लगे कि यार मतलब इसको बोलो मेरे साथ बैठा करे। तो वो इतना मतलब छोटे भाई तो ज्यादा, फिर भी उनके साथ बैठ रहे, जो सबसे छोटा है वो तो उनको साथ खूब गप मार लेता था, लेकिन मेरे से जो है थोड़ा वो था। तो चलो रात को हम जो है फिर चल दिए वहाँ देहरादून। सुबह सुबह पहुंच गए। अब उनको और शक हो गया कि मतलब ये अभी जो है ये गए, और अगले दिन फिर यहाँ सुबह सुबह फिर जो है मैसेज चला गया कि भाई लड़की देखने आ रहा है लड़का। अब रात भर जो है मैं जो है थका तो था ही। अच्छा उस दिन में हमारा कहीं प्रोग्राम, हमारा तो अन्य कर्म में ना वो फील्ड में प्रोग्राम होते थे। उस दिन हमने बैग बांटते थे गाँव में। तो एक हमारा तो वहाँ से आया, मैं तो दिन भर थका हुआ था, तो हल्का सा फीवर भी हो गया, बट मेरा वेट उस समय 54 kg था, वेरी इंटेलिजेंट थे। तो चले गए सुबह सुबह देखने। अब वो देखने इन्होंने क्या किया कि पीछे श्रीमान जी जो है, जब वो भाई तो पलटन में जा रहे हैं देहरादून में, तो हमारी वो टैक्सी थी वो तो खड़ी करवा दी, और ये सब लोग जो है ना पर डाले लेने चले गए।
मतलब उसमें ड्राई फ्रूट्स और ये फल ला के। मैं सोचा वो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? तो हमने गाड़ी थोड़ा आगे लगा दी, तो फिर तो देखा तो वो पीछे वो भाई जो है ना हमारा ताई जी का, क्योंकि मेरे मतलब मामा जी पिताजी और वो तीनों थे। देखा तो वहाँ जो है ड्राई फ्रूट्स और फल लगे, तो मेरा मूड भी थोड़ा सा, और मैंने कहा यार क्या बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब उस तरह से ना मैं थोड़ा सा चले गए। तो वो घर में एंट्री करने के लिए पिताजी तो अंदर, उसका मैंने हाथ दबा दिया। मैंने कहा तो अब जरा बाहर है भाई को। अच्छा वो पुलिस वाले ने मेरे को और इरिटेट कर रखा था, तो पिताजी के सामने बोले, उस पर मैं उन्होंने घर के बाहर से रोड पे ही, मैंने कहा तुमने क्या ड्रामा कर रखा है ये बता दो। एक तो तुमने बिना बताए तुम लोग उतर गए, तो बताया दे रहा मैं वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करने देते, एक तो उसने परेशान किया। दूसरा अभी तूने तो उस दिन कहा था कि 100 रुपये वापस लेते, ये नहीं लेंगे, ये क्या ड्रामा। ये तो मैंने कहा शादी के बाद जाता पड़ डाली, ये तुम ड्राई फ्रूट, अरे नहीं यार परिचित लोग हैं, ये है, ऐसे खाली हाथ क्या जाना है, तेरे को लेके जा रहे। तो मैंने कहा भाई तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, आप सरप्राइज करोगे, हम दोनों ने कोई बात नहीं थी। हमको फिर बाहर बुला लिया, मुझे था कि भाई डिसाइडेड ही है तो काहे के लिए बात करनी मुझे। तो हमने दोनों बैठे रहे, लगभग मेरे साली और उसकी फ्रेंड वगैरह वो मेरे से पूछ रहे, अब मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा तो मैं डिसाइड कर दिया था। आधे घंटे से जब कोई बात था वगैरह कुछ नहीं, बेटा उसको अंदर ले गए, तो मेरे पास वो भाई फिर कोई इतने वो आ गए, अरे यार क्या विचार है। मैंने कहा मेरा तो विचार मैं तेरे को बता दिया था, तेरी बड़ डाली ऑफिस ले जाने, तो डिसाइड को वहां पूछ ले पहले ये लड़की ने क्या बोला। तो उसको जो है उसने तो हाँ ही बोलना था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा था, ये तो उसने हाँ बोल दिया कि भाई। तो फिर वो बोले भी लड़की की हाँ तुम्हारा क्या, मैंने कहा हमारे भी हाँ ही है अब आप देखो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कभी कभी नहीं सीधा ही था, मतलब क्या मोड़ लिया किस्मत ने कि वो लड़की वालों को शक हो गया कि कोई ना कोई चक्कर है, वाई दे आर इन सो हरी। ठीक है, तो फिर या तो ये लड़का कोई, मतलब मैं थिन था थोड़ा सा उस दिन, मतलब चेहरा भी थोड़ा डूबा डूबा सही था, उनको लगा या तो इसके अंदर कोई रोग है सम पेशेंट, और या इसने कुछ, तो बाद में जो पता चला। तो देन जो है इमिडिएटली जो है मैं उस दिन जो है मेरे फादर इन लॉ उसके, मेरी मदर इन लॉ ही थी उस दिन, क्योंकि ही वाज इन एयरफोर्स। तो ये एक हफ्ते बाद आए, तो ये फिर इनको बोला कि भाई आप जो है उमराबाद जाओ, उनसे कंफर्म करो, क्योंकि ये भी हमारे परिचित नहीं थे कोई। तो देन वो गए, तो उन्होंने कहा भी तुम्हारी लॉटरी खुल गई, बहुत दूसरे टाइप का आदमी है मेरे फादर ने। तो इन्होंने बोल दिया हाँ कि भाई ठीक हो गया। उधर जो है दूसरे पंडित जी आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो जन्मपत्री नहीं मिल रही है गाँव में। अब फिर एक नया पेज आ गया, तो बोले जन्मपत्री नहीं मिल रही है और ये तो जन्मपत्री गलत मिला दी। अब मेरे फादर फिर बोले भी लड़के पे चर्म रोग हो जाएगा, चर्म रोग माने स्किन डिजीज। अच्छा हमारे यहाँ चर्म रोग हिल्स में माने वो जो व्हाइट हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव माना जाता है। तो वो बोले भाई, तो मेरे फादर बहुत घबरा गए, तो मदर भी घबरा गई कि भाई चर्म रोग हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल काम। तो फिर काफी दिन कसमकस हो गई। तो फादर ने कहा कि भाई क्या करना चाहिए अब। तो मैंने कहा जी अब कुछ नहीं करना, अब सड़ेंगे या मरेंगे या गलेंगे, और शादी तो यही होगी। So that's how then हमारी मैरिज वगैरह हुई। Fortunately she was very cooperative। अच्छा हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, she will not interfere in my working, I will not interfere in her working। तो that went so smoothly कि वो मतलब घर का सारा काम उन्होंने संभाला और नौकरी हमने संभाली। अच्छा क्योंकि हमारा शुरू में ऑफिस कम रेजिडेंस होता था, देयर वाज लॉट ऑफ इंटरफेरेंस विद द लेडीज, क्योंकि ऑफिस में ही आना, तो जब जैसे कोई हम नहीं है तो लेडीज ही डीओ काटना ये करता था ना करना। सो शादी के बाद आपका साथ ही रहता था हमेशा? साथ रहे हम लोग। एंड घर का मतलब घर का कोई चीज ये नहीं है कि जो मैंने किया हो आज तक। सो व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन सर? मेरा तो एक लड़की है एक लड़का है। ओके, वो क्या कर रहे हैं? लड़की तो मेरी पूना में है। आफ्टर डूइंग हर मास्टर्स किया उसने को-एंट्री से बायोटेक्नोलॉजी में, पहले बीटेक किया, फिर यूके गई वो करके, और सी सम कंपनी है। उसके बाद लड़का ने मास्टर्स किया यूएसए से, और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद नाउ ही इज इन ऑडिबल, जो ये अमेज़न कंपनी है ना, उसमें ही इज इन यूएस। ये दोनों हैं। एंड आप सरप्राइज करोगे, मैंने दोनों के इंस्टीट्यूट नहीं देखे।
अभी तक? आई नेवर वेंट टू, जो लड़की ने पूना एडमिशन, आई नेवर वेंट टू पूना, वो अपने आप ही यूके गई, वहाँ उसने मास्टर किया। आई नेवर वेंट टू दैट प्लेस। मेरा लड़का बीटेक किया, उसके बाद ही वेंट टू कार्नेगी मेलन, मैं अभी तक उसकी यूनिवर्सिटी नहीं गया, वही अभी हमने बनाया। वो उन्होंने खुद अपनी तैयारी अपने आप निकले। आपका कोई स्पेशल ओकेशन में व्हाट शी प्रिपेयर्स फॉर यू? नॉर्मल खाना ही बनता है हमारा। और मैं आपको बताऊं, ओकेजन की भी बात हमारे साथ ऐसे होती है कि मैंने जनरली बोला हुआ है, मैं आपको बता एक छोटा सा इंसिडेंट। पहला करवा चौथ था, उसके बाद उसने करवा चौथ का व्रत नहीं किया। आई एम टेलिंग व्हाई। मेरी पोस्टिंग थी मैनपुरी में, तो मैनपुरी इज वेरी क्रिमिनल बेल्ट, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था, 85-86 में। तो मेरे ख्याल से मुझे किस महीने आता होगा, हमारी शादी फरवरी में हुई थी, करवा चौथ मेरे ख्याल से 2-4 महीने बाद आता है। तो मैं ट्रांसपोर्ट जहाँ से हमारा माल डिस्पैच होता है वहाँ पे आया हुआ था सुबह, और हमारे एरिया मैनेजर आया, उन्होंने कहा यार वहाँ पे आए और बोले यार इटावा चलते हैं, तो हम इटावा चले गए। अब हमको इतना टाइम लग गया, हम वहाँ जाके होटल में सो गए। अच्छा, उसमें टेलीफोन वगैरह तो कुछ थे नहीं। रात को 11 बजे ट्रंक कॉल आ गया होटल में कि वो ट्रांसपोर्टर बोल रही जी भाभी जी का आज करवा चौथ का व्रत है, वो तो खाना नहीं खाई है, तो वो कहाँ? अरे मैंने कहा तो उठाओ, होटल में लेटे हुए। बोले सर ये तो आज तो करवा चौथ है, सुबह से पानी नहीं, कुछ नहीं। मैं एरिया मैनेजर को बोला, वो बड़ा गिल्टी फील किया, कहते बहुत बड़ा गलत काम है। और सब हमने लोकल में, क्योंकि रात को आना बड़ा टफ था, तो 2-3 लोग फिर उनकी जीप में बैठाए, उनको कहा जी आप तो सो। वहाँ से रात को मैं करीब 1 बजे करीब घर पहुँचा, लेट गए थे, मतलब घर पहुँचा तो फिर वही वो जो सारा कार्यक्रम होता है। अब वो मतलब मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ यार, सुबह से जो है अगर मैं अपना खाना पीना, और मेरे ख्याल 7-8 बजे उसे ख़त्म कर देते हैं रात को ना, जैसे चांद आता है। तो खैर साहब वो रात को 1 बजे, तो मैंने कहा भाई ऐसा है तो आगे से भी ये काम मत करना। तो मतलब शी वाज आल्सो शी अंडरस्टूड। मैंने कहा हमारी फील्ड की लाइफ है ये, कहाँ रात को, अच्छा मैनपुरी में रात में आना, मतलब मैंने कहा बजाय तुम जीवन देने के ना आज मर गए होते रास्ते में, वहाँ पे बहुत रिस्क था रात को, रूट खसोट और ये मार देते थे लोगों को। तो इसलिए मतलब ज़्यादा वो ना हमारी लाइफ ऐसे चली कि कोई स्ट्रिक्ट नहीं होना, या कोई पर्टिकुलर त्यौहार पे हम कहते जैसे अब दिन भर व्रत रखो और उसके बाद रात को आदमी को बोले भाई साड़ी नहीं लाया, वो दिन भर टेंशन में कि साड़ी नहीं लाया, ये नहीं लाया, तो ये रोज ही ऐसे मनाते रहो, जिस दिन मूड है उस दिन साड़ी खरीद लो। और कुछ ईश्वर की कृपा ऐसे भी रही कि मतलब पर्टिकुलर ओकेजन के लिए हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया, रोज ही ओकेजन है, जब मौका लग रहा है तब खरीद लो, ये ले लो, मतलब कोई ऐसी कमी भी नहीं रही। अच्छा हमारे कोई इस तरह के एक्सपेंसेस भी नहीं रहे कि जहाँ पैसा बीच में आया कि भाई उसके पास पैसे ही नहीं है, ये नहीं, तो पैसा है जिससे मैं खरीद लो, कोई जरूरी थोड़े बर्थडे पे करना, रोज ही बर्थडे है, खुश रहो अपना मनाते रहो। How what do you like very unique in your daughter? वो सी इज वेरी, मतलब एक तो सेल्फ स्टार्टर टाइप की है डॉटर में, दूसरा वो सी इज आल्सो वेरी डिटरमिन्ड लाइक मी ना, वो यदि उसने ठान ली तो करेगी उस काम, बट अदरवाइज सी इज मतलब बहुत केयरिंग है, Okay. वेरी केयरिंग। What about your son? मेरा सन जो है वो भी मतलब मेरे जैसा वाला है, Okay. मतलब ही विल बिलीव, और ज़्यादातर ना मतलब यदि बाप ने कोई चीज़ बोल ली तो वो करेगा, या उसको ये लगता है कि यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए जो कि विच विल हर्ट माय फादर, या तो वेरी प्रोटेक्टिव टाइप का उसका, बहुत आज के टाइप का लड़का नहीं है जैसे ना कि क्या केयर करना है, वेरी केयरिंग टाइप। Yeah, we are seeing a very interesting life story coming into. Now, you see, you have achieved what you were dreaming. You had a plan, okay, I have to become a CMD. You achieved that. Now, what is your plan? अभी तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, particularly in seed sector. Still मेरा ये मानना है कि यदि हम क्वालिटी सीड पहुंचा पाए, और particularly as far as MSc is concerned, what I used to tell to my staff कि we have got lot of responsibility towards farming community,
इस देश में इनपुट कॉस्ट यदि रिड्यूस करना है तो हाउ टू रिड्यूस द सीड कॉस्ट एंड अलॉन्ग विद दैट क्वालिटी सीड। और मेरा अभी भी मानना है कि मतलब 60 to 70% इज द ओनली क्वालिटी सीड विच इज गोइंग। अभी भी 30-40% जो है क्वालिटी सीड इज नॉट दिस थिंग। और जो सीड भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इट इज स्टिल लॉट ऑफ मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली। तो इस फील्ड में बहुत काम करने की ज़रूरत है। वी आर ब्रिंगिंग दिस, जो नया आईटी का आया है तो फर्स्ट अप्रैल काफ़ी कुछ इम्प्रूव होगा, लेकिन ओवरऑल कंट्री में सीड में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अवेयरनेस अभी जो है बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत है फार्मर्स में, क्योंकि अभी भी वो कॉस्ट इकोनॉमिक्स और ये करके, जैसे सपोज यदि हमें रोज़ खेत में जाना है तो वाइट टू डू प्रिवेंटिव स्प्रेइंग कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, तो उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। या सीड का क्वालिटी का अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई नीड नॉट टू गो फॉर हाइब्रिड्स ओनली। कई ऐसे हैं, कई क्रॉप चेंजेस जिसमें वैरायटी दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। तो उस तरह की अभी नॉलेज लेवल जो है फार्मर्स में, पब्लिक सेक्टर में प्रमोशनल और पब्लिसिटी वर्क बहुत लैकिंग है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, प्राइवेट में तो क्या है, उसी कंपनी ने पैदा करना बनाना, उसी ने रिसर्च करनी है, उसी ने मल्टीप्लाई करना है, उसी ने एक्सटेंशन का काम करना है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या ये सोचते थे जैसे कि भाई रिसर्च करेगी ICR, मल्टीप्लिकेशन करेगी NSC और प्रमोशन का काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट। जब मैं आया तो ये मेरे से कहने लगे सर ये तो प्रमोशन पब्लिसिटी काम, मैंने कहा तुमने खाना है इससे, तो इफ यू हैव टू, द वैरायटी इज डेवलप्ड बाय ICR, यू हैव टू पिक दोज वैरायटी, उसको जाके हमें किसानों को बताना पड़ेगा। एंड वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड। जब तक हम हर किसान को लेके नहीं जाए ये वैरायटी, तब तक इसकी हमको सेल नहीं आएगी। और धीरे धीरे हम जो है गवर्नमेंट की सेल के बजाय अवेयरनेस के थ्रू प्राइवेट में जाएं और डीलरों के थ्रू या फार्मर्स के कॉन्टेक्ट के थ्रू हम इस माल को अपना बेचें। तो वो चीज़ अभी लैकिंग है। एक्सटेंशन काम बहुत जरूरी है एंड आई थिंक पब्लिक सेक्टर में वो बहुत लैकिंग है। NSC हैज टेकन ए लीड बट स्टिल स्टेट सीड कॉर्पोरेशन वगैरह दे आर नॉट डूइंग एनी एक्सटेंशन वर्क। सिर्फ भारत सरकार के भरोसे या स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे चल रहे हैं। वी आर नॉट, वी हैव चेंज्ड आवर प्रमोशन पब्लिसिटी पे जोर दे रहे हैं। यू विल सी कि हमारे रोज जो है मेरे ख्याल 25, 30, 40 एक्टिविटीज हो रही हैं फील्ड में, विच आई एम फोकसिंग, वेदर इट इज डीलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज डिमोन्स्ट्रेशन, फार्मर ट्रेनिंग, अगल बगल के किसानों को डिमोन्स्ट्रेशन में प्लॉट पे लाओ, सीइंग इज बिलीविंग। जब हम ये करेंगे तो मुझे लगता है कि हम चीपर रेट पे किसान को अच्छे से अच्छा बीज भी दे सकते हैं। एंड आवर वैराइटीज आर वेरी इक्वली पोटेंशियल टू गिव बेटर yield, बट अवेयरनेस इज लैकिंग। और प्राइवेट में क्या है कि उनका अवेयरनेस कैंपेन बहुत तगड़ा है। अब आप देखेंगे हमने अपनी सारी पैकिंग बदल दी, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि NSC तो अपना जूट के थैले में या कपड़े के थैले में दे रही है, उन्होंने बहुत अच्छा BOPP बैग्स और बना के पैकिंग में चेंज किया। तो वी हैव आल्सो अडॉप्टेड सेम थिंग, सो विच इज स्टिल लैकिंग इन स्टेट। क्योंकि मैं स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के बोर्ड में हूँ, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि अब जो है ना फार्मर्स लेवल पे अप्रोच करना, लीव गवर्नमेंट सब्सिडीज, इसको वी शुड लीव एंड वी शुड जस्ट, मतलब प्राइवेट कंपनी को लगे कि हमारा कंपटीटर पैदा हो गया, दैट वे वी शुड वर्क। So it was very interesting to see Vinod in the what is a Uttarakhand Gadwal area से उनकी पापा का साथ उनकी स्कूल में जाता था, थोड़ा से फीलिंग से आगे, फिर आगे बढ़कर देखा कोई पंतनगर में पढ़ रहे उनकी रिलेशन में, पंतनगर में गई, वहाँ भी नंबर टॉप 1 बन के, फिर आगे उनका लाइफ सिर्फ टॉप 1 में रहा। Wherever he went, NFL, ULFA और any situations came, इन्होंने कैसे वो चेंज करके उनकी तरफ से दिमाग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट आइडियाज वो इतनी अच्छा तरफ से उन्होंने रियल प्रैक्टिकल सेंस में, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करके कितनी लॉस में चल रहा था कंपनी, सारा प्रॉफिट में ले आए। और उनकी लाइफ भी उसी लेवल पर सबको संभाल कर मिलकर फैमिली लाइफ भी इतनी सेट करके आगे बढ़ना, इनका लाइफ, इनका स्टोरी सुनना चाहिए। और आई एम श्योर ये हमें इंस्पायर करेगी भी, आगे भी देखते रहो। कृषि जागर में अच्छा कृषि में बदलाव ले आए लीडर्स को सुनो, सीखे,
हम आगे बढ़े। थैंक यू।